Hi everyone, in this video we are going to continue with our Plato's topic. हमने प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज, थ्योरी ऑफ सोल एंड थ्योरी ऑफ जस्टिस फिनिश कर ली है। अब आज के लेक्चर में हम पहले प्लेटो का थ्योरी ऑफ एजुकेशन कवर करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि पर्पस क्या था प्लेटो का इस थ्योरी को देने का। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि एजुकेशन एक ऐसा ज़रिया होता है जिसके थ्रू इंसान जो है अपने बारे में जान सकता है। स्पेसिफिकली हमें एक इंसान के एप्टीट्यूड के बारे में पता चलता है। एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि हम ये जान सकते हैं कि आपके सोल की क्वालिटी कैसी है। आप में रीज़न डोमिनेट करता है या आप में करेज डोमिनेट करता है या फिर एपिटाइट डोमिनेट करती है। और आपको पता है कि जिसके पास में रीज़न होगा उसी को हम रूलिंग क्लास का पार्ट बनाएंगे और वही रिस्पॉन्सिबल होगा आइडियल स्टेट एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो वही बनाएगा आइडियल स्टेट। तो इसीलिए हम देखते हैं कि प्लेटो ने एजुकेशन के मुद्दे को बहुत ही एग्जॉस्टेड वे में डिस्कस किया है। और ये कारण है कि इनफैक्ट हमारे पास थिंकर आते हैं रूसो को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको बस ये याद रखना है कि रूसो कहते हैं कि जो प्लेटो की ये किताब है द रिपब्लिक, रूसो कहते हैं दिस इज़ द बेस्ट बुक इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कि एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई किताब पढ़नी चाहिए तो वो किताब है द रिपब्लिक। ठीक है, फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इन केस मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है थ्योरी ऑफ एजुकेशन पे, तो आप वहाँ पर रूसो को कोट कर सकते हैं। तो प्लेटो का जो एजुकेशनल सिस्टम था वो इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि प्लेटो चाहते थे कि जो फिलोसोफर है उसका रोल मेंटेन हो पाए। और इसीलिए ये मानते थे कि फिलोसोफर ही है एक ऐसा इंसान जिसके पास में ट्रू एजुकेशन है। तो जिसके पास में ट्रू एजुकेशन होगी यानी कि ट्रू नॉलेज होगी, वही जो है फ्यूचर रूलर बनेगा और वही रिकॉग्नाइज करेगा कि पावर और पैसा जो है वो टेम्परेरी चीज़ें होती हैं, वो प्लेजर के पीछे नहीं भागेगा बेसिकली। और इसीलिए आप देखेंगे कि दैट पर्सन विल बी लिविंग अ लाइफ ऑफ फुलफिलमेंट। वो पहले से ही पूरी तरीके से फुलफिल्ड फील करेगा, इसीलिए जो है इस तरीके की मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे बिल्कुल नहीं भागेगा। और इसीलिए आपको याद रखना है कि प्लेटो की जो एजुकेशनल फिलॉसफी है उसका काम क्या था कि एक आइडियल स्टेट बनाया जाए। और आइडियल स्टेट तो हम तभी बना सकते हैं जब हमारे स्टेट में वर्चुअस यानी कि एक्सीलेंट सिटीजन्स प्रेजेंट हों। अब एक्सीलेंट सिटीजन्स कैसे प्रेजेंट होंगे? जब उनको एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड की जाएगी। तो यानी कि अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ लर्निंग होता है किसी देश में, अगर आपको लिटरेसी का लेवल ज़्यादा दिखेगा तो ऑटोमेटिकली उस स्टेट की आपको ग्रोथ भी ज़्यादा दिखेगी। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली जो है वो स्टेट बहुत ज़्यादा एडवांस होगा। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो चाइना का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि चाइना ने बहुत हेवीली इन्वेस्ट किया है अपने प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन पे। तो हम इसको अब डिटेल में समझते हैं प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन का मेन मकसद था कि एक ऐसे इंडिविजुअल को ढूंढा जा सके जिसके अंदर एप्टीट्यूड ऐसा हो, जिसके अंदर बेसिकली रीज़न डोमिनेट कर रहा हो। राइट, तो एजुकेशन का एक ऐसा ज़रिया होता है जिसके थ्रू हर एक पर्सन की नेचुरल एबिलिटी आप रिवील कर सकते हो। यानी कि वो इंसान आने वाले समय में समाज में क्या रोल प्ले कर सकता है वो आप एजुकेशन के थ्रू पता कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप विराट कोहली का एग्जाम्पल लेते हैं, अब हम ये नहीं कहते कि विराट कोहली पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, बट क्योंकि इनका ऐसा कह सकते हो आप कि क्रिकेट में बहुत मन लगता था, इस वजह से ये पढ़ाई ज़्यादा नहीं करते थे। तो आप ऐसा कह सकते हो कि विराट कोहली वॉज गाइडेड बाय हिज एपिटाइट। अब एपिटाइट तो कुछ भी हो सकती है और इसीलिए जो है ये क्रिकेट खेलने में ज़्यादा ध्यान देते थे। तो क्योंकि इनको समझ में आया कि मुझे क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद है और उसी डायरेक्शन में इन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, तो आज के समय पे जो है
विराट कोहली इंडिया के बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं, बैट्समैन माने जाते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ आप दूसरों के साथ भी देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो कहा जाता है जिनका पढ़ाई में जैसे मन नहीं लगता है, उसका कारण ही यही है कि आपके अंदर जो एप्टीट्यूड है, जो एलिमेंट है आपकी सोल का, वो दूसरे वाला एक्टिवेटेड है। या तो वो करेज हो सकता है, और अगर आप ज़्यादा करेजियस हो तो आपको आर्मी में जाना चाहिए। और अगर आप एपेटाइट से गाइडेड हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना या कोई और चीज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ऐसे में आपको वही चीज़ करनी चाहिए, आप उस एरिया में एक्सेल कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिंगिंग बहुत पसंद है, ठीक है, तो आप गाते बहुत अच्छा हो, तो अगर आप इंडियन आइडल जैसे किसी कंपटीशन में जाएंगे, वो कंपटीशन आप जीत जाते हैं, तो हो सकता है कि आप आने वाले समय में जैसे अरिजीत सिंह हैं या और भी बहुत सारे, श्रेया घोषाल हो गई, इस लेवल के आप जो है सिंगर बन सकते हैं। तो अल्टीमेटली एजुकेशन के थ्रू ही आपके इंडिविजुअल एप्टीट्यूड का पता चलता है, ठीक है, कि आपका दिमाग या आपकी सोल किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या चीज़ आपको करनी अच्छी लगती है। और इसीलिए प्लेटो ये मानते थे कि एजुकेशन हर किसी बच्चे की यंग एज में ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। पहले हर किसी को यहाँ पर बेसिक स्किल सिखाया जाए, जैसे कि रीडिंग सिखा दी जाए, राइटिंग सिखा दी जाए, या पोएम को कैसे रिसाइट करते हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो हैं सिखाई जा सकती हैं। और आप ये देखेंगे कि जिस तरीके का प्रोग्राम ऑफ स्टडी इन्होंने प्रपोज किया है, वो एक्चुअली में उस समय पे एग्जिस्ट कर रहा था। आज भी आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक जो है एजुकेशन सिस्टम, जो प्लेटो के जो आप कह सकते हो कि फॉर्मूला है, या जो उन्होंने एजुकेशन को लेकर के प्रपोज किया है, उससे काफ़ी सिमिलर आपको दिखाई देगा। इसीलिए आपको आसानी से ये चीज़ समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ खास थी कि इस सब के बावजूद प्लेटो ने ये चीज़ कही, एक मेजर रिफॉर्म जो है वो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में लाने की कोशिश की, और वो था कि पोइट्री को बैन कर दिया जाए या उस पर सेंसरशिप लगा दिए जाए, ठीक है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इनका ये जो मानना था कि ये जो कवि होते हैं ना, ये सोफिस्ट जैसे ही हैं। सोफिस्ट आपको पता है ना, जो प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, जो इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करते थे, जो मटेरियलिज्म को प्रमोट करते हैं, राइट। तो बेसिकली ये कहते हैं कि पोइट्री को जो है सेंसर कर देना चाहिए, बिकॉज ये जो पोइट होते हैं ये लोगों को ओपिनियन बताते हैं, राइट। उनका जो ओपिनियन होता है दैट इज़ नॉट जेन्युइन नॉलेज। हम ये ऑलरेडी चीज़ पढ़ चुके हैं कि ओपिनियन और बिलीफ अलग होता है, और जो ट्रू नॉलेज होती है वो अलग होती है। और इसीलिए इन्होंने कहा कि अनएक्सेप्टेबल मॉडल जो होता है, जिस तरीके से कवि जो है अपनी बातों बातों में, कविता में बहुत कुछ बोल जाते हैं, वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है ह्यूमन बिहेवियर की। और यही कारण है कि जो यंग बच्चे आएंगे वो उनकी पर्सनालिटी में ऐसे एलिमेंट्स इनकलकेट करना चाहते थे जिसके थ्रू आगे जाकर के समाज में ऑर्डर आए, आगे जाकर के समाज में हारमनी आए बेसिकली। सो ही वांटेड ऑर्डर एंड हारमनी, और वो हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशन के थ्रू। तो एजुकेशन को लाने का पर्पस ही यही था, क्योंकि ये एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे, क्योंकि एक वर्चुअस सिटीजन होगा, उसमें अगर अच्छी क्वालिटीज आएंगी तो ही तो एक जस्ट सोसाइटी जो है हम ले डाउन कर पाएंगे। और इसीलिए एजुकेशन के थ्रू ही ये मानते थे कि फिलोसोफर किंग जो है हम वो पा सकते हैं, और उसी के थ्रू विजडम आएगा, और उसी के थ्रू समाज में न्याय भी आएगा, जस्टिस भी आएगा। तो समझने की कोशिश अब करते हैं हम कि प्लेटो जो है एजुकेशनल करिकुलम को लेकर के क्या कहते हैं, यानी कि इन्होंने एजुकेशन को लेकर के एक्चुअली में कहा क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़, प्लेटो का जो एजुकेशनल थ्योरी है आपको वो 3 स्टेप्स में दिखाई देगी। पहला स्टेप हमारे पास आता है प्राइमरी एजुकेशन का। अब प्राइमरी एजुकेशन का बेसिकली मतलब यही है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, 0 से 6 इयर्स के बच्चे हो गए, उनकी पर्सनालिटी में हार्मनी जो है वो लाई जाए। और ये कैसे किया जा सकता है?
उनको जिम्नास्टिक सिखाया जाए, म्यूज़िक सिखाया जाए, उनको इस तरीके की कहानियाँ सिखाई जाएं जो मोरालिटी उनको बेसिकली सिखाए, और इससे उनका कैरेक्टर बिल्ड होगा। अब कितनी सारी कहानियाँ होती हैं, जैसे आपको कौवे की कहानी याद होगी, जो पत्थर डालता है घड़े के अंदर और धीरे धीरे करके पानी ऊपर आ जाता है। तो ये कहानी जो है अपने आप में कैरेक्टर बिल्डिंग की कहानी है। ये कहानी है दिमाग लगाने की और साथ ही साथ पेशेंस की कहानी है। ठीक है, इसके अलावा आपने लोमड़ी वाली कहानी सुनी होगी, अंगूर खट्टे हैं, जिसमें वो बोलती है। इसके अलावा आपने एक बगुले वाली कहानी सुनी होगी, राइट, कि एक बगुला होता है और एक साथ में फॉक्स होती है और वो दोनों फ्रेंड्स होते हैं। तो ये सारी जो स्टोरीज हैं, पंचतंत्र की भी जैसे स्टोरीज होती हैं, वो कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत हेल्प करती हैं बच्चों को। तो प्राइमरी एजुकेशन का काम क्या होगा कि इस तरीके की चीज़ें उनकी पर्सनालिटी में लाई जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे करके बच्चा बड़ा होगा, आगे जा कर के जब एडवांस्ड एजुकेशन आएगी, तो एडवांस एजुकेशन इस प्रोसेस को डायरेक्टली कंप्लीट करेगी। अभी आप क्या कह रहे हो, अभी आप सिर्फ पर्सनालिटी में उनकी चेंजेस लाने की बात कर रहे हो, लेकिन बाय द टाइम एडवांस एजुकेशन आएगी, उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है आपको देखने को मिलेगा और ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा जो वो करना चाहते थे। तो एडवांस एजुकेशन को लेकर के ये कहते हैं कि इट मस्ट टीच नॉट पर्टिकुलर काइंड ऑफ जस्टिस। ये जो है एडवांस एजुकेशन, जो यूनिवर्सल आइडिया ऑफ जस्टिस है ना, इसको समझाने में बहुत हेल्प करेगा। तो पहले लेवल पे प्राइमरी एजुकेशन है, जैसे आज के समय पे भी ऐसा ही होता है कि बच्चों को नर्सरी में या प्री नर्सरी होती है, वहाँ पर एडमिशन दिलाया जाता है, और फिर उसके बाद जो है 6 साल के बच्चे जब हो जाते हैं तब उनको सेकेंडरी एजुकेशन में डाल दिया जाता है। तो सेकेंडरी एजुकेशन में यहाँ से उनकी बेसिक नॉलेज जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनकी शुरुआत होती है। जैसे कि आप जो है यहाँ पर उनको लैंग्वेज सिखा सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, या फिर आप साइंस सिखा सकते हैं, आप सोसाइटी के बारे में सोशल साइंस सिखा सकते हैं, आप जो हैं मैथमेटिक्स यहाँ पर सिखा सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो है एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, जिसको हम आज के समय पे एग्जाम्स कहते हैं। अब ये एग्जाम प्लेटो कहते हैं ज़रूरी होंगे, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्स के थ्रू हमें समझ में आएगा कि किसका क्या एप्टीट्यूड है, यानी कि किसकी सोल में कौन सा एलिमेंट जो है वो डोमिनेट करता है। यानी कि या तो वो करेज होगा, या वो रीज़न होगा, या फिर वो एपेटाइट होगा, और उसके बेसिस पे ही डिसाइड किया जाएगा कि कौन आगे जाएगा, किसको हायर एजुकेशन मिलेगी, और कौन जो है यहीं पर आप देखेंगे कि दूसरी कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे प्लेटो का ये कहना है कि शुरुआत में जब आप यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन की अगर आप बात करें, तो यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, ये सब आप पढ़ा सकते हो। और इसीलिए ना 18 तक की उम्र तक आते आते जो है एक और चीज़ की जाएगी। इसके बाद जब 18 के बाद एग्ज़ाम होगा ना, पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो यहाँ पर जो लोग पास हो जाएंगे, देखिए इसको इरेज करके मैं अच्छे से समझाती हूँ आपको, कि पहला तो है 0 to 6, जिसको हमने कहा प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन। फिर आता है 6 से 18। अब 6 से 18 वाला हम कह रहे हैं कि सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर होता है पहला स्क्रीनिंग टेस्ट, और टेस्ट में जो लोग पास होंगे वो लोग तो आगे चले जाएंगे, ठीक है, और जो लोग फेल हो जाएंगे वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो लोग फेल हो गए हैं, क्योंकि वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि वो एपेटाइट से गाइडेड हैं, उनके डिज़ायर्स होंगे किसी और चीज़ की, कार्टून देखने की, टीवी देखने की, मूवीज़ देखने की, या फिर हो सकता है कि क्रिकेट खेलने की या गाना गाने की, कैसी भी डिज़ायर्स हो सकती हैं, और इसीलिए उन्होंने पढ़ाई को छोड़ करके किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दी होगी, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि उनका एपेटाइट जो है वो डोमिनेट कर रहा था। तो ऐसे लोगों को हम प्रोड्यूसिंग क्लास का पार्ट बना देंगे। प्रोड्यूसिंग क्लास में उस समय तो देखिए एग्रीकल्चर हुआ करता था, आज के समय पे तो आप कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है,
आप एक यूट्यूबर भी बन सकते हैं, व्लॉगर भी बन सकते हैं आज के समय पे। तो क्योंकि पढ़ाई लिखाई में आपको समझ में आ जाएगा कि दिमाग नहीं लग रहा है, वो नहीं हो रही है, तो अल्टीमेटली आप अपनी जो भी आपका पैशन है उसको आप फॉलो कीजिए, ऐसा प्लेटो मानते थे। लेकिन जो लोग यहाँ से पास हो जाएंगे उन लोगों को दी जाएगी मिलिट्री ट्रेनिंग अगले 2 साल के लिए, और उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी इस वजह से अब इसके बाद एक और टेस्ट होगा 2 साल के बाद। तो आप कह सकते हो कि 18 से 20 का जो पीरियड होगा यहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है, और इसके बाद दोबारा से एक टेस्ट होता है, टेस्ट नंबर 2, या जिसको हम कह सकते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट फिर से। और इसमें जो लोग पास होंगे वो हायर एजुकेशन में जाएंगे। उनको जो है, क्योंकि वो मिलिट्री वाइज भी करेज भी है उनके अंदर और रीज़न भी डोमिनेट कर रहा है, इसको अच्छे से दोबारा से मिलिट्री के साथ साथ उन्होंने ट्रेनिंग के साथ साथ अपने रीज़न पे भी ध्यान दिया, वो इतने समझदार थे कि बहुत इंटेलिजेंट निकले। तो ऐसे में जो है उनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो हायर एजुकेशन इनको दी जाएगी और यहाँ पर फिर इनको एडवांस सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। यहाँ इनको लॉजिक, फिलॉसफी, जस्टिस, डायलेक्टिक्स, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ जो है वो चीज़ें इनको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो लोग फेल हो गए उनके साथ क्या होगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा चुकी है, तो फिजिकली ये लोग वैसे ही बहुत अच्छे हो चुके होंगे। तो फिर ये कहा जाता है कि इन लोगों को सोल्जर क्लास का पार्ट बना दिया जाए। अब देखिए, सोल्जर क्लास अपने आप में अगर हम आज से 2500 साल पहले बोलें तो ये भी एक बहुत रिप्यूटेड क्लास है, ठीक है। आज भी सोल्जर क्लास को रिप्यूटेड क्लास ही माना जाता है सोसाइटी में, राइट। तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं, जो पहली बार फेल होगा वो एपेटाइट से गाइडेड है तो प्रोड्यूसिंग क्लास का पार्ट बनेगा, जो उसके सेकेंड टेस्ट में फेल होगा तो फिर वो सोल्जर क्लास का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली तो इनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और जो पास हो जाएगा यहाँ से वो आगे जाएगा, हायर एजुकेशन उसको मिलेगी। और हायर एजुकेशन में भी आप देखेंगे कि 2 स्टेजेस आती हैं फर्दर। अगर इसको और डिटेल में देखा जाए तो पहला है 20 से 35 की स्टेज, जहाँ पर इनको ये सभी चीज़ें जो हैं स्टडी की जाएंगी, इनको पढ़ाया जाएगा। और फिर उसके बाद आती है 35 से 50 की एज। तो ये 35 से 50 की एज होगी जहाँ पर इनको डायरेक्ट पॉलिटिक्स का पार्ट बनाया जाएगा, और ये प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हुए ही अपने जो भी आइडियाज़ होंगे, अपने जो भी प्रपोजल्स होंगे, उनको जो है इम्प्लीमेंट करने का भी काम कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जब 50 साल के ये हो जाते हैं तो प्लेटो कहते हैं कि इनको मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ अ फिलोसोफर, सर्टिफिकेट ऑफ अ फिलोसोफर। अब इनको क्योंकि पूरा मतलब इनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है और इनको पूरा ज्ञान यहाँ पर मिल चुका है, तो अब जो है ये परफेक्ट है, दे आर रेडी टू बिकम अ किंग। किंग कौन? फिलोसोफर किंग। अब एक और चीज़ याद रखनी है, प्लेटो की जो एजुकेशन के एलिमेंट्स हैं, आप इसमें देखिए, अगर आप इसको पुराने वाले एलिमेंट्स के साथ में कंपेयर करते हैं तो वो आपको बहुत अलग दिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एथेंस में जो है ज़्यादातर आर्ट पढ़ाया जाता था, आर्ट, फिलॉसफी, ये सभी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, ठीक है। लेकिन प्लेटो कहते हैं इसी कमी की वजह से एथेंस में करप्शन बहुत हो गई, तो इसीलिए प्लेटो चाहते थे कि फिलॉसफी के साथ पॉलिटिक्स को मर्ज किया जाए, और इसीलिए इन्होंने यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए, मर्ज करने की बात की, जो कि पुराने एजुकेशनल सिस्टम में नहीं थे। दूसरी चीज़ ये थी कि एथेंस में जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी वो सिर्फ मेन को की जाती थी, यानी कि पेट्रियार्कल सिस्टम था, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। लेकिन प्लेटो ने कहा कि जो एजुकेशन है वो सभी सिटीजन्स को दी जाए, रिगार्डलेस ऑफ क्लास एंड रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। पहले क्या होता था एथेंस में कि जिसके पास में सिर्फ पैसा है, जो प्राइवेट एजुकेशन को अफोर्ड कर सकता है, सिर्फ उसी को जो सोफिस्ट हैं वो पढ़ाया करते थे, ठीक है। और यही लोग ज़्यादातर पॉलिटिक्स का पार्ट बन जाते थे आगे जा कर के। लेकिन प्लेटो ने अपने एजुकेशनल सिस्टम में कहा कि ये मैटर नहीं करता है कि आप एक अमीर की औलाद हो या आप एक गरीब के बच्चे हो, इट डज नॉट मैटर। आप किसी भी क्लास से आ रहे हो, आप मास्टर या स्लेव क्लास,
किसी से भी आ रहे हो, ये मैटर नहीं करता है। यानी कि प्लेटो के अकॉर्डिंगली अगर फॉर एग्जांपल रूलिंग क्लास है, सोल्जर क्लास है एंड प्रोड्यूसर क्लास है, इनके बच्चे हैं अगर, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूलिंग क्लास के बच्चों को ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि जो सोल्जर है उन्हीं के बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। प्लेटो का ये कहना था कि ये जो एजुकेशन का फार्मूला है, हमें क्योंकि बेस्ट सिटीजन्स चाहिए स्टेट को चलाने के लिए, सोसाइटी को चलाने के लिए, जो अपनी एक्सीलेंस को यूज़ करें, तभी तो सोसाइटी एक्सीलेंट होगी। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, सभी के लिए मैंडेटरी होनी चाहिए और कंपलसरी भी होनी चाहिए। अब ऐसा ही चीज़ आपको इंडिया में भी दिखाई देगी। भारत के हमारे संविधान में आपको पता है कि राइट टू एजुकेशन लाया गया था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से ईयर में लाया गया था एंड कौन से नंबर की अमेंडमेंट के साथ में इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, और साथ ही साथ इसका मुझे आप आर्टिकल नंबर भी बताएंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें आपसे इसलिए भी पूछी जा रही है क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्टली आप अगर मान लीजिए एजुकेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, तो आप प्रैक्टिकली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारी सोसाइटी में उससे मैच करता है, वो एग्जाम्पल अगर आप यूज़ करते हो, तो इससे आप एग्जामिनर को पता चलता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक को लेकर के बहुत ही सॉलिड है, और इसीलिए आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। दूसरी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो प्लेटो के एजुकेशनल सिस्टम का है, दैट इज़ कि एजुकेशन जो है वो स्टेट कंट्रोल करेगा। अब हमें पता है कि एथेंस में जो एजुकेशन थी वो प्राइवेट एजुकेशन थी, लेकिन प्लेटो ने ये प्रपोज किया कि हम जो है प्राइवेट नहीं, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। यानी कि स्टेट मैनेज करेगा, स्टेट जो है खर्चा उठाएगा पूरी एजुकेशन का, ये इंश्योर करने के लिए कि सभी को कंसिस्टेंसी के एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और सभी को इक्वल क्वालिटी की एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है कि भारत के अंदर आज के समय पे प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम भी है और पब्लिक एजुकेशन सिस्टम भी है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में हमें गैप देखने को मिलता है। जहाँ प्राइवेट के बच्चे जो हैं आपको बहुत आगे दिखेंगे, पब्लिक एजुकेशन के टीचर्स की क्वालिटी बहुत डाउन है, और इसीलिए एजुकेशन के लेवल की जो क्वालिटी है यहाँ पर वो भी बहुत आपको पीछे दिखेगी। ये इसी गैप का नतीजा है। तो इसीलिए प्लेटो का ये सजेशन था कि हर चीज़ स्टेट कंट्रोल्ड होनी चाहिए और एक ही कंसिस्टेंट क्वालिटी होगी, तभी ये पॉसिबल है। दूसरी चीज़, प्लेटो का इम्पॉर्टेंट ये चीज़ थी कि जब वो एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल है, हमें उसकी मॉरल डेवलपमेंट भी करनी है और फिजिकल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब प्राइमरी एजुकेशन की यहाँ पर बात की गई तो फिजिकल में जिम्नास्टिक्स की भी बात की गई, यहाँ पर मोरालिटी की भी बात की गई, राइट। तो आपको ब्रेन डेवलपमेंट के साथ साथ मॉरल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट, एक हॉलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन जो है प्लेटो ने यहाँ पर प्रपोज किया है। तो देखिए ये चीज़ अब हमें समझ में आ चुकी है कि एथेंस के एजुकेशन सिस्टम में जो कमियां थी, प्लेटो ने उन कमियों को यहाँ पर दूर किया है। इसके अलावा क्योंकि ये कह रहे हैं कि एजुकेशन यूनिवर्सल होगी, तो इन्होंने क्या किया है, अपनी एजुकेशन की फॉर्मूला में ही हैज कंबाइंड द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एथेंस एज वेल एज स्पार्टन। अब स्पार्टस का आपको पता है, स्पार्टस के साथ में ही इनकी पेलोपोनेशियन वॉर चल रही थी जिसमें स्पार्टस जीत गए थे। तो इन्होंने देखा कि स्पार्टस में जो है स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पर पब्लिक है, हर किसी को इक्वल एजुकेशन का एक्सेस दिया जाता है, और साथ ही साथ पुरुषों के अलावा महिलाओं को भी यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि कंपल्सरी मिलिट्री एजुकेशन जो है, मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से स्पार्टस जो है पेलोपोनेशियन वॉर जीत गए थे। यही कारण है कि जब प्लेटो ने अपने एजुकेशनल सिस्टम
का फार्मूला प्रपोज किया है, इस थ्योरी का प्रपोज किया है, तो उसमें मिलिट्री पे भी बात की है, फिजिकल डेवलपमेंट पे भी बात की है, क्योंकि एथेंस में जो है इस पे काम नहीं किया जाता था। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर इन जो फीचर्स हैं स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम में प्रेजेंट थे, इनको कंबाइन किया एथेनियन सिस्टम के साथ में और कहा कि एजुकेशन प्राइवेट हैंड्स में नहीं होगी, स्टेट जो है वो कंट्रोल करेगा कि क्या पढ़ाया जाएगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन की जाएगी, महिलाओं को भी पढ़ाया जाएगा और फिजिकल एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही साथ लॉजिकल और जो क्रिटिकल फैकल्टीज़ हैं, जो लॉजिकल और क्रिटिकल एरियाज़ हैं, आप जब पढ़ाई करते हैं उन पे भी ध्यान दिया जाएगा। लिटरेचर, मैथमेटिक्स, ये सभी चीज़ें भी पढ़ाई जाएंगी। अब एक चीज़ समझ में आती है कि जब 50 साल की एजुकेशन पूरी होती है तो हमें मिलेंगे फिलोसोफर किंग, या फिर हम कह सकते हैं फिलोसोफर क्वीन। ठीक है, क्योंकि महिलाओं को भी एजुकेशन प्रपोज की गई इन्होंने। लेकिन अब एजुकेशन में हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पास करें। लेट्स से जब स्क्रीनिंग टेस्ट 1 हुआ तो 100 बच्चों ने अपीयर किया था और 100 में से 50 बच्चे जो हैं उन्होंने पास कर लिया। जिनने पास नहीं किया वो बन गए प्रोड्यूसर क्लास का पार्ट। लेकिन जिन्होंने पास किया उनको आगे जाकर के मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। अब इसके बाद होता है स्क्रीनिंग टेस्ट नंबर 2। अब टेस्ट नंबर 2 के बाद मान लीजिए कि 25 ने पास कर लिया और बाकी 25 फेल हो गए, तो जो लोग फेल हो गए वो तो सोल्जर क्लास का पार्ट बन जाएंगे। लेकिन जो लोग पास हो गए इसमें भी उनको हायर एजुकेशन दी जाएगी और मान लेते हैं कि 50 साल के ये लोग हो जाते हैं एंड फाइनली जो है अब ये सभी के सभी ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो अब हमारे पास 25 फिलोसोफर किंग या क्वीन अवेलेबल हैं। तो अब हमारे पास तो 25 लोग हैं, तो इन 25 लोगों में से कैसे डिसाइड किया जाएगा हाउ टू सेलेक्ट अ किंग और अ क्वीन, हाउ टू सेलेक्ट अ किंग और अ क्वीन, फिलोसोफर किंग या फिलोसोफर किंग क्वीन को कैसे सेलेक्ट किया जाएगा। अब इसको लेकर के प्लेटो ने कहा कि देखिए कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये 25 लोग आएंगे ये आपस में एक दूसरे के साथ में लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसका कारण ये है, ये 25 लोग जो हैं इनको प्योर नॉलेज है, इनको ट्रू नॉलेज है और इसीलिए इनके पास में इनको पता है कि दे हैव लव फॉर नॉलेज। इनको ज्ञान से प्यार है, इनको पावर से प्यार नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी दैट दे हैव नो लव फॉर पावर। अब ये पावर में आना ही नहीं चाहेंगे, तो इस वजह से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। तो ऐसे में अब ये पावर में नहीं आना चाहेंगे तो फिर आप ये बोलेंगे कि फिर फिलोसोफर किंग बनेगा कैसे? वेल, फिलोसोफर किंग ऐसे बनेगा कि जो लोग होंगे समाज के वो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो हैं प्लीज हमको आप जो हैं एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि रूल कीजिए हम पे, ठीक है। लेकिन ये रेडी नहीं होंगे, ये रिलक्टेंट होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा हिचकेंगे कि नहीं हमें तो नॉलेज ही ज़्यादा पसंद है, हमें जो है पावर नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे रिलक्टेंटली ही ये एक्सेप्ट कर लेंगे रूलर की पोजीशन को। क्यों करेंगे? क्योंकि ये लोग सेल्फिश नहीं है, इनको पता है कि स्टेट ने इनके लिए बहुत कुछ किया है। अब ये स्टेट ही तो था जिसने इनको ये पूरी की पूरी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की, ठीक है। 50 सालों तक पूरा स्पॉन्सर किया, इनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर के खाने पीने का पूरा ध्यान रखा, फिजिकल डेवलपमेंट का इनका पूरा ध्यान रखा। तो अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है स्टेट के प्रति, ऑब्लिगेशन बनती है इनकी टुवर्ड्स द स्टेट कि वो अब स्टेट के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। और इसीलिए जब लोग इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, किसी एक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जो है फिलोसोफर किंग या फिलोसोफर क्वीन बन जाइए, तो ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसीलिए इसको लेकर के ना प्लेटो कहते भी हैं
देखिए ये चीज़ तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, द रोल ऑफ सेंसरशिप। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि प्लेटो कहते हैं कि दोज स्टेट्स आर वेल गवर्नड where rulers are reluctant to govern, rather where they are eager to govern। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्लेटो कहते हैं ऐसे स्टेट्स में गवर्नेंस आपको बेस्ट दिखेगा जहां पर जो रूलर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको पावर में आने का कोई शौक नहीं है, वहां पर सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस देखने को मिलेगा। ऐसे स्टेट्स जहां पर पॉलिटिशियंस बहुत उत्सुक होते हैं कि हमें पावर में आना है, वहां पर आपको करप्शन ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो प्लेटो यहाँ पर इसीलिए एजुकेशन की एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन हमें बताते हैं और कहते हैं कि एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि ऐसे लोग डेवलप किए जा सकें जिनके पास विजडम हो, जिनके पास वर्च्यू हो, जो एक्सेलेंट हो, इंटेलिजेंट हो, जो सच्चाई जानते हो, जो नॉलेज समझते हो, जिनको पता हो कि पैसा और पावर जो है ये टेम्परेरी चीज़ें होती हैं, इनका प्रॉपर हेल्दी माइंड होगा और इसीलिए जो है ये लोगों की सोल की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। और इसी वजह से अगर ऐसे लोग रूल करते हैं, पावर में आते हैं, तो वो परफेक्ट स्टेट होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या समझा कि फिलोसोफर किंग जो है वो आते हैं पावर में। एजुकेशन जो है बेसिकली उसका अल्टीमेट गोल यही है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि फिलोसोफर किंग ढूंढ के निकालना है। तो फिलोसोफर किंग हमें कैसे मिलेगा? एजुकेशन के थ्रू मिलेगा। ये फिलोसोफर किंग ही होगा जिसके थ्रू जो है हमें पता चलेगा कि एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करती है। देखिए सिंपल सी बात है, एजुकेशन की वजह से आपके पास आता है विजडम, ट्रू नॉलेज आपको मिलती है, आपको अच्छे बुरे की समझ होती है। एजुकेशन के थ्रू ही आपको जस्टिस का पता चलता है और ऐसा इंसान जब रूल करता है तो वो फेयरली रूल करेगा, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा और इसीलिए सोसाइटी में जो है सुकून बहुत होगा, हार्मनी आपको बहुत देखने को मिलेगी। और इसीलिए वर्च्यू भी होता है इनके पास, बिकॉज ये जानते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो ये एथिकली बिहेव करते हैं, सही राह पे चलते हैं। और इनके पास नॉलेज भी है, तो क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं रिगरसली, तो इनको बहुत सारे डिसिप्लिन्स की नॉलेज होती है। तो ऐसे में जो है इनको पता होता है कि क्या चीज़ किस हद तक सही है, राइट। तो ये है बेसिक गोल एजुकेशन का। इसी के थ्रू हम फिलोसोफर किंग जो है उनको ढूंढ सकते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ हम समझ चुके हैं ना कि प्लेटो का इन्फ्लुएंसेस इस थ्योरी के कहाँ से आते हैं। मैंने आपको बताया स्पार्टन सिस्टम से आते हैं, एथेनियन सिस्टम पे भी से आते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके बेसिकली इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी है। यानी कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो एथेनियन सिस्टम था ये थीसिस है, स्पार्टन सिस्टम इनके लिए एंटी थीसिस था और दोनों के बीच में टकराव होता है, डायलेक्टिक्स होता है और निकल के आता है सिंथेसिस। तो प्लेटो ने वही डायलेक्टिक्स मेथड को यहाँ पर फॉलो करते हुए अपनी एजुकेशन की थ्योरी प्रपोज की है। अब ये चीज़ हमें समझ में आ गई है कि ठीक है कि प्लेटो की एजुकेशन के सिस्टम के इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या थे, साथ ही साथ जो है प्लेटो बेसिकली क्या गोल रखते हैं, क्यों ये सब प्रपोज कर रहे हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्लेटो के जो एजुकेशनल थ्योरी है इसको कैसे क्रिटिसाइज किया गया है। बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले ये कहा जाता है कि प्लेटो की ये जो स्कीम ऑफ एजुकेशन है ये गार्डियन क्लास के लिए ही बनी हुई है। ये तो सिर्फ और सिर्फ गार्डियन क्लास मतलब जो रूलिंग क्लास है उनके ऊपर फोकस करती है। जो आर्टिजन्स हैं, जो पेजेंट्स हैं,
उस समय के जो फार्मर्स वगैरह हो गए उनको नेग्लेक्ट करती है। तो यानी कि प्लेटो की जो एजुकेशनल थ्योरी है इसको क्रिटिसाइज किया जाता है इसके एलिटिज्म के लिए। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच इग्नोर्स majority ऑफ द पीपल कैन बी कॉल्ड अ हेल्दी सिस्टम। देखिए, कोई ऐसा एजुकेशनल सिस्टम जहाँ पर majority लोगों को, क्योंकि हम ये चीज़ जानते हैं कि जो मास्टर क्लास या रूलिंग क्लास होगी ये माइनॉरिटी में होंगे, और जो आर्टिजन्स या पेजेंट्स होंगे, जो कॉमन मैन होता है, ये मेजॉरिटी में होता है। तो अगर आप एक ऐसा एजुकेशनल सिस्टम प्रपोज कर रहे हैं जिसमें आप माइनॉरिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मेजॉरिटी को इग्नोर कर रहे हैं, तो आप ये तो बोलेंगे ही ना कि इस तरीके का एजुकेशनल सिस्टम हेल्दी तो नहीं हो सकता है, दिस इज अनहेल्दी बेसिकली। तो इसको ऐसे भी क्रिटिसाइज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहें तो एक थिंकर को जो है कोट कर सकते हैं। अब थिंकर हमारे पास आते हैं सेबाइन। अब ये जो सेबाइन है ना, ये बेसिकली हिस्टोरियन है, यानी कि पुराने ज़माने में जो भी चीज़ें हिस्ट्री में रहती हैं, इतिहास में रहती हैं, उनको जो है इन्होंने एनालाइज किया है, उन बातों पे इन्होंने अपनी कमेंट किया है, टिप्पणी दी है, अपना एनालिसिस दिया है। सेबाइन को हम बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं जब हम मैकियावेली का टॉपिक पढ़ेंगे। एरिस्टोटल के बाद का जो हमारा टॉपिक आएगा वो मैकियावेली का होगा, लेकिन अभी के लिए आपको बस याद रखना है कि सेबाइन जो है एक हिस्टोरियन है, एक इनको आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मान सकते हैं। और ये कहते हैं कि सबसे अचंभे वाली बात ये है कि प्लेटो ने कभी भी ये तो डिस्कस किया ही नहीं कि आर्टिजन्स जो हैं इनको कैसे ट्रेन किया जाएगा। या हमने अभी देखा ना कि पहला टेस्ट होगा और उस टेस्ट में जो भी पास होगा उसको तो मिलिट्री ट्रेनिंग देनी जाएगी, लेकिन जो लोग फेल होंगे वो बन जाएंगे प्रोड्यूसर क्लास का पार्ट। लेकिन वो जो प्रोड्यूसर क्लास होगी उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी? यानी कि अगर आप एक आर्टिजन बनते हो, मूर्ति के कलाकार बनते हो फॉर एग्जांपल, या पेंटर बनते हो, तो आपको एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाएगी, आपकी ट्रेनिंग कैसे होगी, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस आप कैसे गेन करोगे, उस पर तो इन्होंने बिल्कुल बात नहीं की। और इसीलिए सेबाइन कहते हैं कि प्लेटो डज नॉट इवन मेक क्लियर हाउ these artisans are to be included in the plan of elementary instructions। सिंपल सी बात है, इन्होंने आर्ट को लेकर के तो ज़्यादा बोला ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है, ये कहते हैं कि प्लेटो की ये जो थ्योरी है इसमें आपको जो है ये ढिलाई दिखेगी, ये लूजनेस दिखेगी, और ये आपको जनरलिटी दिखेगी बेसिकली कि किस तरीके से प्लेटो ने जो है अपना पूरा फोकस किस पे डाला है, गार्डियन क्लास पे डाला है। दूसरा चीज़, प्लेटो का ये जो थ्योरी है एजुकेशन की, मैंने आपको बताया कि ये छोटा बच्चा होगा 0 इयर्स का, कुछ मंथ्स का, वहाँ से शुरू होगी और ये चलेगी पूरे 50 साल तक। तो ये चीज़ इम्प्रैक्टिकल नहीं है कि ये तो लाइफ लॉन्ग एजुकेशन प्रोसेस हो गया। तो प्रैक्टिकल गवर्नेंस का तो आपको बहुत कम टाइम मिला। क्यों? क्योंकि आप 50 साल तक तो यही सब नॉलेज में लगे रहे, आपने ज़्यादातर अपना समय जो ज़िंदगी का था वो डिवोट कर दिया इसी चीज़ के लिए, राइट? तो आप और भी चीज़ें तो कर सकते थे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आपके पास और कोई इनिशिएटिव करने का इतना टाइम ही नहीं मिला यहाँ पर, राइट? विच इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज वेल। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल है। दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो एजुकेशन का फॉर्मूला प्लेटो ने दिया है। इसके अलावा कहा जाता है कि इनका जो स्कीम है एजुकेशन की वो रियलिटी से कोसों दूर है। क्यों? क्योंकि आपने इस तरीके के लोगों को ट्रेन किया है जो एकेडमिकली जो हैं बड़े एडवांस हैं, लेकिन जो ज़िंदगी की हार्ड रियलिटीज़ होती हैं उनके साथ में डील करने में ये लोग बड़े इनकेपेबल होंगे। और इसीलिए ये कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है समझना कि कैसे एक इंसान जो होता है वो पूरी ज़िंदगी सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ता रहता है। स्पेसिफिकली इस केस में 35 साल तक वो सिर्फ थ्योरी पढ़ता रहेगा, और उसके बाद अगले 15 सालों के लिए यानी कि 50 साल तक, 35 से 50 तक, जो नेक्स्ट 15 ईयर्स है
उसमें वो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, रियलिटी के साथ में डील करने की कोशिश करेगा, जो कि समय बहुत कम है, राइट। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो प्लेटो की ये थ्योरी है, इट हैज़ इट लैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कोई स्पेसिफिक एजुकेशन सिर्फ गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में तो दी ही नहीं गई। फिलॉसफी की आपने बात कर ली, आपने पॉलिटिक्स की बात की, आपने लॉजिक की बात की, लेकिन यू हैव नॉट टॉक्ड अबाउट गवर्नेंस, यू हैव नॉट टॉक्ड अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसलिए भी इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है। साथ ही साथ इसको कहा जाता है कि इसमें आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, देयर इज लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन एजुकेशन। यानी कि इससे क्या होता है समटाइम्स कि जब आप हर चीज़ यूनिफॉर्मली फॉलो करते हो, डाइवर्सिटी उसमें नहीं होगी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके नहीं होंगे, मोड्स नहीं होंगे मान लीजिए एजुकेशन के, तो ये एक इंडिविजुअल की ग्रोथ को जो है वो स्टंट भी कर देता है, स्टिफल भी कर देता है बेसिकली। तो इसीलिए जो है इनका ये कहना है कि प्लेटो की जो थ्योरी है एजुकेशन की, इट इज़ नॉट लॉजिकल, बिकॉज आप देखेंगे कि प्राइमरी लेवल पे जो स्टेज है एजुकेशन की, और फिर उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे आती है और फिर हायर लेवल पे आती है, इनके बीच में आपको रिलेशनशिप या कनेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। जो चीज़ यहाँ पढ़ाई गई है, अगले स्टेज पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ही अलग है, मैथमेटिक्स और वो सभी चीज़ें। फिर जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो सडनली आपको बहुत ही अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो आपस में जो है कनेक्शन भी नहीं है। ये भी एक कारण है, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। और क्योंकि अगर आप एक यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ एजुकेशन फॉलो करते हैं तो ह्यूमन साइकोलॉजी तो ऐसी होती नहीं है, मैन तो बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, राइट। सोसाइटी में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, और उनको अलग अलग तरीक़ों से समझ में आता है। हो सकता है जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रही है, लेकिन कोई और आके पढ़ता है इसी लेक्चर से, उनको ये चीज़ समझ ना आए, बिकॉज सबका अपना एक तरीका होता है, राइट। तो ऐसे में आपको अकोमोडेट तो करना चाहिए था। आपने क्या किया, आपने सिर्फ एक ही पैटर्न ऑफ एजुकेशन जो है प्रपोज किया है। और दूसरा चीज़ ये है कि आपने जो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन है उसको लेकर के तो आपने कोई बात ही नहीं की। जैसे आर्टिजन्स को किस तरीके से ट्रेन किया जाएगा, फार्मर्स की भी तो ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको भी तो कोई एजुकेशनल नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस तरीके से प्रोडक्टिविटी फार्म की बढ़ा सकते हैं। तो वो एजुकेशन पे तो आपने बात ही नहीं किया, राइट। तो ये चीज़ें हैं, ये ऐसे कुछ रीजंस हैं जो कि उनके क्रिटिसिज्म में दिए जाते हैं। लेकिन एट द एंड फिर भी आप ये कहेंगे कि देखिए, चाहे कितनी ही कमियां क्यों ना हो, कितने ही डिफेक्ट क्यों ना हो प्लेटो की एजुकेशन की थ्योरी में, बट ये चीज़ हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो प्लेटो ने एजुकेशन का सिस्टम प्रपोज किया है वो बेसिकली एक इम्प्रूवमेंट है। वो स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम का भी इम्प्रूवमेंट है और एथेनियन एजुकेशन सिस्टम का भी इम्प्रूवमेंट है। ये चीज़ आपको बोलनी होगी, और इसीलिए आप ये चीज़ जस्टिफाई करेंगे कि इन्होंने दोनों ही सिस्टम के जो अच्छे पॉइंट्स थे वो अपनी स्कीम में फॉलो किए हैं, ठीक है। और ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी प्रपोज की हैं इन्होंने जो अनरियलिस्टिक हो सकती हैं, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस की तरह इन्होंने प्रपोज किया है। लेकिन जो करिकुलम इन्होंने दिया है वो जो ज़िंदगी की हमारी जो रियलिटी होती है उससे काफ़ी अलग है, उससे बहुत ही आप कह सकते हैं दूर है। लेकिन बावजूद इसके हम ये क्रेडिट तो प्लेटो को ज़रूर देंगे कि जब वो कहते हैं कि एजुकेशन का मेन मकसद होता है एक इंडिविजुअल की मॉरल डेवलपमेंट करना, उसके फिजिकल डेवलपमेंट करना, तो इस बात में वो बिल्कुल सही है। और इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि आप इस तरीके के स्क्रीनिंग टेस्ट रखिए ताकि जो लोग अनफिट हैं, जो लोग हायर एजुकेशन में जाना डिज़र्व करते हैं, सिर्फ उन्हीं को आगे जाने दिया जाए, और जो वर्थलेस हैं, मतलब वर्थलेस नहीं बोलेंगे लेकिन इस केस में आप ऐसा बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू हिम एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो है आप उनको भेज सकते हैं आगे हायर एजुकेशन के लिए,
ठीक है, तो ये आपको समझना होगा और इसीलिए आप कहेंगे कि देखिए आज के समय पे भी इनका बहुत रेलेवेंस है। जैसे कि मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रूसो भी कहते हैं कि बेस्ट बुक है ये एजुकेशन की। वैसे ही मॉडर्न रेलेवेंस में आज भी प्लेटो के बहुत सारे आइडियाज़ हैं, स्पेसिफिकली जो इनका हॉलिस्टिक आइडिया है एजुकेशन का, एथिक्स के ऊपर जो ये इतनी इम्पोर्टेंस आज भी डालते हैं। आप देखते हैं कि मोरालिटी की बात करते हैं, ये एजुकेशन के थ्रू मॉरल एंड फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो आज एजुकेशन जो है इसी रोल के साथ में काम करती है। तो आज की जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं उसमें आपको प्लेटो के ही आइडियाज़ का जो है एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और बाकी तो ऑनगोइंग डिबेट है ही कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में हमें बैलेंस करना चाहिए। और एजुकेशन में ये आज के समय पे भी एक कोर मुद्दा है कि थ्योरी पे ज़्यादा जाना चाहिए या प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दोनों के बीच का बैलेंस जो है बहुत ज़रूरी है। तो एट दी एंड आप क्या कहेंगे, कंक्लूजन में आप कहेंगे कि प्लेटो की एजुकेशनल लेगेसी क्या है, कि प्लेटो जो है एक विजनरी थिंकिंग रखते थे। प्लेटो की ये जो थ्योरी है इम्परफेक्ट हो सकती है, लेकिन इन्होंने बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशनरी ऐसे नए कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जो आज की मॉडर्न एजुकेशन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। प्लेटो की जो लेगेसी है इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, इनके आइडियाज़ आज भी इस तरीके की डिबेट जो है हमारे सामने लेकर के आते हैं कि एजुकेशन का पर्पस क्या है, एट द सेम टाइम हम किस तरीके से नॉलेज एंड वर्च्यू के बीच में एक बैलेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें प्लेटो की इस एजुकेशनल थ्योरी से, प्लेटो के इस वर्क से पता चलता है, हम एग्जामिन कर पाते हैं हमारे एजुकेशनल गोल्स क्या होने चाहिए, एक जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए हमें कौन से मेथड्स जो हैं वो फॉलो करने चाहिए। सो इस सेशन में हमारा जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट सेशन में हम थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म पे ध्यान देंगे। एट द सेम टाइम वी विल ऑल्सो स्टडी थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, और जो आइडियल स्टेट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको समराइज करके एक कंसोलिडेट करेंगे। उसके बाद हमारा प्लेटो का इवैल्यूएशन हो जाएगा एंड दैट्स हाउ वी विल एंड दिस टॉपिक। तो अगर आपको ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लीव अ कमेंट, लाइक दिस वीडियो, क्योंकि देखिए व्हाट आई एम डूइंग हियर इज़, आपका जो भी लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं, आई एम नॉट टेकिंग एनी मनी फॉर इट। आपको पता है कि मेरा पूरा प्लान है कि आपके साथ पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पर शेयर किया जाए, अलॉन्ग विद पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड जो भी करंट अफेयर एनालिसिस है वो भी आने वाले समय में आई विल ब्रिंग ऑन दिस चैनल। सो द ओनली थिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू इज़ लाइक, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, जिनको पता चल सके कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, ऑप्शनल अगर आपको चूज़ करना है, तो आप PSIR के साथ में जा सकते हैं और आपको उसके लिए 50-60 हज़ार 70 हज़ार जो है स्पेंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास में पूरा कोर्स इन डेप्थ जो है वो फ्री में अवेलेबल है। तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लीव अ कमेंट टू टेल मी योर फीडबैक ऑन दिस वीडियो। This is it for this video guys. Thank you very much. Bye bye. Take care.